अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल SK एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज स्लाइड पे आप देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है चचा गालिब की सवाना हयात के बारे में हम जानेंगे। और आज के इस टॉपिक में हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। गालिब एक ऐसा टॉपिक है, मिर्ज़ा गालिब एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव बल्कि स्कूलिंग में भी, चाहे वो 9, 10, 11, 12 हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, गालिब का टॉपिक सभी में आता है। अगर उर्दू अदब की बात की जाए और गालिब की बात ना की जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मिर्ज़ा गालिब बहुत कॉमन टॉपिक है, चाहे राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे झारखंड टेट हो, गालिब साहब को सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे वो C टेट हो, चाहे रीट हो, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, UGC नेट, सभी के लिए गालिब का टॉपिक इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आज के इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान दिया है और काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने ऐड करने की कोशिश की है जो पहले टॉपिक में नहीं थी। पिछली बार मैंने गालिब को काफ़ी मुख्तसर पढ़ाया था। आज का टॉपिक हो सकता है थोड़ा ज़्यादा डीप हो, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, पर मैंने कोशिश की है गालिब को लेकर मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकूं। एक मिर्ज़ा गालिब और दूसरे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दोनों का टॉपिक जब मैंने बनाया था तो इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया था कि मैं समझ नहीं पाया था कि मुझे कम क्या करना है, ये हटा दूँ, ये हटा दूँ, ये हटा दूँ, ये हटा दूँ। कम करते करते शॉर्ट किया और आगे जाकर पता लगा कि टॉपिक फिर भी बहुत ज़्यादा डीप हो गया। यानी ये समझ नहीं आता कि एग्जाम में कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है तो क्या चीज़ को हटाई जाए, सवाल तो कहीं से बनता है। फिर भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करके, बहुत ज़्यादा कोशिशें करके, इस कंटेंट को एनालाइज करके बहुत ही ज़्यादा छोटा करने की कोशिश की गई है ताकि उसमें सभी चीज़ें शामिल हो सके। आज के इस टॉपिक में हम दोस्तों पहले पढ़ेंगे तारुफ और शख्सियत मिर्ज़ा गालिब साहब की, उसके बाद पढ़ेंगे हालात ज़िंदगी, फिर पढ़ेंगे अदबी ज़िंदगी, फिर पढ़ेंगे इनकी अहम तसानीफ, फिर पढ़ेंगे खुतूत निगारी, फिर पढ़ेंगे कलाम की खुसूसियात और लास्ट में पढ़ेंगे अक़वाल। कुछ ज़्यादा टॉपिक है मिर्ज़ा गालिब को लेकर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, शख्सियत और तारुफ से लेकर सवाल बनते हैं, हालात ज़िंदगी से सवाल बनते हैं, अदबी ज़िंदगी को उतना दिमाग मत लगाना, अहम तसानीफ से सवाल बनेंगे, खुतूत निगारी से नहीं बनते हैं, कलाम की खुसूसियात से नहीं बनेंगे और अक़वाल से नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 3 पे टिक लगाया, 4 पे छोड़ दिया, सवाल इनसे भी बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी है तो इन 3 चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी है कि इनको तो आप अच्छी तरह घोट ही लो, क्योंकि कहीं से भी सवाल इनसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब तक जो सवाल बने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं से बनते हैं। खुतूत निगारी में इक्की दुक्की चीज़ें होंगी, मैं कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो मैं आपको उन चीज़ों की तरफ बताता चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गालिब के तारुफ के बारे में, ठीक है। गालिब का तारुफ, नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खां, मिर्जा असदुल्ला बेग खां। तखल्लुस इब्तिदा में असद, बाद में गालिब इख्तियार किया। गालिब पहले असद तखल्लुस रखते थे, जो कि मैं आपको आगे गजल में पढ़ाऊंगा। तो पहले असद रखते थे, बाद में पता लगा असद नाम का कोई शहर और भी है, तो उनको लगा मेरी शोहरत बढ़ जाएगी, आगे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मुझे बेटर ये है कि मैं अपना तखल्लुस बदल लूं। तो उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रख लिया। उर्फ मिर्जा नौशा, नौशा कहते हैं नवविवाहित दूल्हा जो होता है। हमारे राजस्थान में एक मारवाड़ी बोलते हैं पावना, क्या बोलते हैं, पावना, कि पावना आ गया, पावना आ गया। ऐसे ही ये नवविवाहित दूल्हे को नौशा बोलते हैं। तो ये नए नए दूल्हे थे, 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो इनको वहां के लोग क्या बोलते थे, मिर्जा नौशा कहते थे। इनका उर्फ है। लक़ब है इनका हैवान ज़रीफ। अल्ताफ हुसैन अली ने इनको क्या कहा है, हैवान ज़रीफ कहा है। और खिताब इनको मिले हैं नजमुद्दौला, निजाम जंग और दबीरुल मुल्क। कितने खिताब मिले हैं दोस्तों, 3, और तीनों ही आपको याद रखने हैं। ये आपके लिए क्या है दोस्तों, IMP। क्या है, IMP। जहां पर इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं आपको बताता चलता चलूंगा कि खिताब इनको नजमुद्दौला, निजाम जंग और दबीरुल मुल्क इनको मिले हैं मुगलिया सल्तनत की जानिब से। बात करते हैं इनके वालिद की। वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग उर्फ मिर्जा दुल्हा। इनके वालिद साहब का उर्फ क्या था, मिर्जा दुल्हा। गालिब का नहीं है, किसी किताब में मिलेगा आपको, किसी गाइड में आपको मिल जाएगा कि गालिब का उर्फ है मिर्जा नौशा उर्फ मिर्जा दुल्हा। नहीं, गालिब का उर्फ है मिर्जा नौशा। गालिब के वालिद अब्दुल्ला बेग का उर्फ क्या है, मिर्जा दुल्हा। वालिदा का नाम है इज्जतुन्निसा। क्या नाम है, इज्जतुन्निसा।
चाचा का नाम है नसरुल्लाह बेग, क्या है? नसरुल्लाह बेग। दादा का नाम है मिर्जा फौकान बेग। किसी गाइड में मैंने पढ़ लिया था कौकान बेग, क्या पढ़ लिया था मैंने? कौकान बेग। शायद मैंने पहले पढ़ा भी दिया होगा, जो कि क्या है, गलत है। मैंने थोड़ा वेरीफाई किया इसको, ये फौकान ही सही है। क्या है? फौकान बेग। दादा है मिर्जा फौकान बेग, नाना है गुलाम हुसैन मिर्जा ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन। बीवी का नाम है उमराव बेगम और ससुर का नाम है इलाही बख्श मारूफ। अब आप कहेंगे कि सर यहां तक तो ठीक था, नाम तखल्लुस लकब खिताब ठीक था, ज्यादा ही है तो वालिद वालिदा तक ठीक था, ये चचा दादा नाना बीवी ससुर सबको शामिल क्यों किया गया? क्योंकि जब हम इनका हालात जिंदगी वाला टॉपिक आगे पढ़ाएंगे, जब हालात जिंदगी बारे बताएंगे तो पता चलेगा कि इन सभी का इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अहम रोल रहा है, इसलिए सबका नाम शामिल करना जरूरी है। पैदाइश इनकी 27 दिसंबर 1797 में अकबराबाद यानी आगरा में हुई है और वफात इनकी 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में इनकी क्या हुई है? वफात हुई है। समझ गए बात आप अच्छी तरह से? अगर पूरा याद नहीं रहे तो 1797 1869 तो रट ही लेना। यहां से सवाल बहुत 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 बार सवाल यहां से बन चुके हैं, क्या पता फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में का सवाल आ जाए। अब बात करते हैं दोस्तों गालिब की शख्सियत। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुनना आपको जरूरी है, मैं पहले बता रहा हूं। गालिब एक आफाकी शायर थे, इनके जहन और तजुर्बे की दुनिया लामहदूद, आफाकी यूनिवर्सल, पूरी यूनिवर्स के लिए शायर थे। और इनके तजुर्बा कैसा था? लामहदूद, ला मतलब नहीं, महदूद यानी जिसकी कोई हद ना हो, लामहदूद जिसकी कोई हद ना हो, इतना ऐसे में इनका तजुर्बा था। गालिब एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि एक अजीम इंसान भी थे, एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। गालिब एक खुश फिक्र शायर थे और साथ ही अच्छे नस्र निगार भी थे। शायर के साथ एक नस्र निगार भी थे, बहुत कम ही ऐसे शायर हुए हैं जो नस्र निगार भी हुए हैं। गालिब उर्दू और फारसी दोनों जुबानों के अच्छे शायर के साथ अच्छे नस्र निगार भी थे। आपने शायरियां भी लिखी है और आपने तारीख वगैरह भी लिखी है। क्या लिखी है आपने? तारीखें भी लिखी है। गालिब ने शायरी और नस्र निगारी दोनों की इब्तिदा फारसी जबान से की। ये सवाल आपको क्या रखना है दोस्तों? IMP रखना है, याद रखना है। गालिब ने पहले शुरुआत फारसी से ही की थी, लेकिन फारसी जबान में बहुत अच्छी महारत होने की वजह से ये फारसी के बहुत ज्यादा तराकीब को, फारसी के मुश्किल और सकील अल्फाज को इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से लोग उस मुश्किल पसंदी से इनसे डिस्कनेक्ट होने लगे। तब गालिब को लगा कि नहीं मुझे तो आसानी करनी है ताकि मैं लोगों में प्रचलित हो सकूं, लोगों में मेरा नाम हो सके। तो गालिब ने बाद में अपने आप को मुश्किल पसंदी से सहल पसंदी की ओर रागिब कर दिया। अब बात करते हैं गालिब की हालात जिंदगी। ये सबसे लंबा टॉपिक है और IMP यही है, बस सबसे ज्यादा लंबा टॉपिक यही है और सबसे ज्यादा IMP भी यही है। आपको ये तो याद रखना ही रखना है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आपके बनने के इम्कानात रहते हैं। तो चलिए बात करता हूं मैं गालिब के दादा से, दादा के बाद बाप से, बाप के वालिद के बाद गालिब से, फिर उनकी बीवी से, फिर उनके बच्चों से, फिर उनकी तालीम के साथ, फिर उनकी नौकरी मुलाजमत के साथ, फिर उनका पेंशन का सफर और आखिर में उनका अख्ताम। इन सभी चीजों को मैंने एक ही टॉपिक में ऐड करने की क्या की है? कोशिश करनी है। तो आप बैठ जाइए एक सीट बेल्ट बांधकर जर्नी के साथ और शुरू करते हैं गालिब का पूरा सफर। गालिब की हालात जिंदगी डिटेल्ड में, ठीक है? इससे सवाल आपके कहीं ना कहीं से जरूर एक ना एक सवाल तो बनने की हमेशा उम्मीद रहती है, इसलिए इस हालात जिंदगी अच्छी तरह से याद रखना। अब बात करते हैं गालिब की अदबी जिंदगी। इस टॉपिक से भी चांस क्या है, थोड़े कमी है, लेकिन देखना आपके लिए जरूरी है। गालिब ने इब्तिदा में मशहूर फारसी शायर बेदिल की पैरवी इख्तियार की। बेदिल को आपने कॉपी करना शुरू किया स्टार्टिंग में। गालिब ने शायरी की इब्तिदा 11 बरस की उम्र में की। कितनी बरस की उम्र में? 11 बरस की उम्र में की। शायरी की इब्तिदा फारसी जबान से की, बाद में उर्दू की तरफ मुतवज्जो हो गए। पहले फारसी में लिखना स्टार्ट किया, बाद में उर्दू की तरफ रुख आपने बदल दिया। गालिब को फारसी में भरपूर कुदरत और महारत हासिल थी, इसका असर उर्दू शायरी में भी नजर आता है। गालिब ने जो भी शेर व शायरियां लिखी है, जितनी भी गजलें लिखी हैं, उन सब में फारसी अल्फाज और फारसी तराकीब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपने किया है। गालिब ने उर्दू शायरी में फारसी तराकीब का कसरत से इस्तेमाल किया है, लेकिन गालिब ने नए नए अल्फाज और तराकीब में लतीफ जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है। नए नए एहसास, नए जज्बात, नई भावनाएं, नई बातें, नई चीजें ऐड करने की जिद्दत पसंदी आपके अंदर बहुत ज्यादा थी। इब्तिदाई कलाम में सकील, मुश्किल और पेचीदा अल्फाज का इस्तेमाल किया, बाद में सहल पसंदी की तरफ मुतवज्जो हो गए। जब गालिब ने शुरुआत में गजल लिखना शुरू किया तो सकील, मुश्किल और पेचीदा, बहुत घुमावदार, पेचीदा,
जटिल और मुश्किल लफ्जों को इस्तेमाल किया था, लेकिन जब लोग पढ़ते पढ़ते परेशान होने लग गए, लोगों की आधी बात समझ में ही नहीं आने लगी और गालिब मुशायरों में जाते थे, उनको वो दाद नहीं मिलती थी, तो आपने क्या किया, बाद में उर्दू में आसान लफ्जों का इस्तेमाल आपने किया है। बात करते हैं गालिब के शागिर्दों की। बहादुर शाह जफर, मुगल सल्तनत के बादशाह। अल्ताफ हुसैन अली, गालिब के फेवरेट स्टूडेंट। यूसुफ अली खान वाली, ये कौन, मिर्जा रामपुर के वाली। मीर मेहदी मजरूह, नवाब जियाउद्दीन खान दरख्शां, मुंशी हरगोपाल तफ्ता, ये इनके खास दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे शागिर्द भी हैं। नवाब अलाउद्दीन खान अलवी, जकी, अजीज, मुश्ताक, जौहर, मिर्जा कुर्बान अली वगैरह इनके कौन है, सारे शागिर्द हैं। सारे याद नहीं रहे तो तफ्ता, जफर, हाली को आप याद रख लेना, ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट शागिर्दों में शामिल हैं। अब बात करते हैं गालिब की अहम तसानीफ, जिससे गालिब के सवाल बनने के चांस क्या हो जाते हैं। सेकंड आपका टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। अगर गालिब के सवाल बनते हैं तो हालात जिंदगी से या बनते हैं उनकी तसानीफ से। अगला टॉपिक दोस्तों, कलाम की खुसूसियात। इतना हैवी टॉपिक नहीं है, याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ना आपके लिए जरूरी है। गालिब के कलाम में शोखी और जराफत बहुत ज्यादा है। शोखी जराफत, हंसी मजाक बहुत ज्यादा है। शोखी और जराफत, जिद्दत और नुदरत उनकी खुसूसियात है, खासियत है। गालिब की शायरी एक निगार खाना है जिसमें हर शख्स को अपनी तस्वीर नजर आती है। जो भी पढ़ता है उसको लगता है मेरे बारे में ही लिखी गई है। गालिब के कलाम में तयदारी है और सहल पसंदी भी है, यानी मुश्किल भी है और आसानी भी है। गालिब ने दोनों तरह की चीजें लिखी है। गालिब ने गजल को इश्क और मोहब्बत के महदूद दायरे से निकालकर नित नए मौजूआत पेश किए हैं। सिर्फ इश्क मोहब्बत नहीं बल्कि उसको तसव्वुफ वगैरह से, मैंने कहा ना, साइंटिफिक शेर भी बयान किए हैं, इस तरह की चीजें भी आपने शामिल की हैं। गालिब ने गजल को फिक्र और फन दोनों तरह से मुतासिर किया है। सोच से भी लेकर, यानी डीप थॉट भी लिए हैं, एक नई सोच भी शामिल की है और नए लफ्ज भी आपने शामिल गजलों में किए हैं। गालिब ने अपनी गजलों में हकीमाना अफकार और मुतसव्विफाना ख्यालात को पेश किया है, यानी सूफिज्म जिसको कहते हैं, सूफिज्म और अफकार, हकीमाना अफकार और हकीमाना, हकीम वो भी, हकीम दो तरह के होते हैं, हिकमत करने वाला यानी किसी को दवाई देने वाला, और हकीम वो भी होते हैं जो किसी को सलाह देने वाला, किसी को अच्छा दर्स देने वाला। तो यहां पर आपने अच्छी दर्स वाली बातें भी बताई है और सूफिज्म भी आपने शामिल किया है। गालिब के यहां नित नए मजामीन मिलते हैं। गालिब के यहां इख्तिसार भी है। इख्तिसार कहते हैं संक्षेपण, शॉर्ट एंड स्वीट। इनके यहां बात से बात पैदा करने का फन भी है। जामियत और मानवियत के कलाम की खुसूसियात भी हैं। कहां? गालिब के कलाम में। गालिब फरसूदा और बेकार मजामीन को भी नित नए अंदाज में पेश कर देते हैं कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए। फरसूदा और बेकार ऐसा टॉपिक जो हर किसी ने उठाया भी नहीं हो, कहता फालतू टॉपिक है, गालिब ने उसको भी पढ़ा है, उसको भी लिखा है और बहुत जानदार तरीके से लिखा है कि इंसान को, पढ़ने वाले को मजा आ जाए, उसको लुत्फ अंदोज हो जाए। फिक्र की गहराई, गीराई और नादिर हयात उनके कलाम की खूबी है। फिक्र की गहराइयों में पहुंचाना उनका काम है। गालिब अपनी जहानत से बहुत जल्द ही एक मुसल्लम सबूत उस्ताद बन गए, यानी जहानत, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे, इतने ज्यादा समझदार भी थे कि हर कोई इनका शागिर्द होना चाहता था। ज़ौक़ की वफात के बाद गालिब बहादुर शाह जफर के क्या बन गए? उस्ताद बन गए, क्योंकि उस्ताद तो अब थे ही। गालिब एक शोखियाना मिजाज के मालिक थे। तमाम हालात में मुस्कुराना जानते थे। हालात इनके बहुत खराब रहे थे। पेंशन बंद हो गई, बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया, फिर चचा का इंतकाल हो गया, पेंशन बंद हो जाना, पैसे की किल्लत रहना और 7 बच्चे होना, 7 का इंतकाल हो जाना, भांजे को गोद लिया, उसका भी इंतकाल हो गया। इस तरह के दर्द वाली जिंदगी इनकी बहुत ज्यादा रही है। आखिर वक्त में लकवा हो गया, कान की सुनने की कुव्वत क्या हो गई? खत्म हो गई। इतने बुरे हालात में भी इंसान क्या जानता था? मुस्कुराना जानते थे, यानी हमेशा खुश मिजाज रहते थे। ठीक है, एक तरफ तो गालिब को माली दुश्वारियां थी और दूसरी तरफ दिल्ली के उजड़ने और अपने तहजीब के मिटने का गम था, लेकिन गालिब इन सब हालात में मुस्कुराना भूले नहीं। यही वजह है कि गालिब ने, हाली ने उनको हैवाने ज़रीफ कहा है। क्या कहा है? हैवाने ज़रीफ कहा है, हर हाल में मुस्कुराने वाला कहा है। गालिब लफ्ज को लग़वी मानों से ज्यादा ताबीरी मानों में इस्तेमाल करते थे। लफ्ज का जो मतलब है वो इस्तेमाल करने के बजाय उस लफ्ज से क्या मतलब निकाला जा सकता है, उस चीज पर ज्यादा आप क्या करते थे? फोकस करते थे। अब बात करते हैं सबसे आखिर में कि गालिब के बारे में अक़वाल क्या क्या है, गालिब के बारे में कौल लोगों ने क्या क्या कहे हैं। ये सारी कौल बहुत सारे थे, करीब करीब ये कौल थे 40-50 कौल थे।
मैंने यहाँ पर 10-12 चीज शामिल किए हैं, वो जो एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो कोशिश करें ये सारी चीजें आपको याद रह जाए। मैं बता दूंगा फिर भी इंपॉर्टेंट कोई हुआ तो। इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोइटे से किया। ये मगरिब का एक लेखक है, मगरिब का शायर है। तो इकबाल कहते हैं गालिब कौन है, गोइटे के बराबर में है, ये आपको याद रखना है। गालिब को ऐवान ज़रीफ हाली ने कहा था, ये याद रखना है। गालिब को पहला फलसफी शायर यूसुफ हुसैन खान ने कहा है। गालिब को निशात का शायर मुमताज हुसैन ने करार दिया है। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफक दिया है। ये किसने कहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। गालिब के तसर्रुफ से गजल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई। मिर्जा गालिब के लिए किसने कहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, अब्दुल रहमान बिजनौर ने कहा है। जिस पर डबल टिक है आप समझ लीजिएगा, वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरी दीवाने गालिब। ये किसने कहा है, अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा है। और ये सवाल कई बार कई सारे इम्तिहान में पूछा जा चुका है, आपको इसको क्या रखना है, याद रखना है। आखिर में देखिए, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधा रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मोहम्मल बकने लगेगा, यानी फालतू बातें बकने लगेगा। मीर तकी मीर ने गालिब के बचपन में ये बात कह दी थी। मीर तकी मीर गालिब कब पैदा हुआ था दोस्तों, 1797 में। मीर का इंतकाल कब हुआ था, 1810 शायद समथिंग है ना। तो उस टाइम इनकी उम्र लगभग 13-14 बरस इनकी उम्र थी, तब इनकी मुलाकात हो चुकी थी। और तब मीर ने कह दिया था बहुत अच्छा इंसान है, अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो बहुत नाम करेगा, वरना फालतू बातें बकता फिरेगा। गालिब के कसर शाही की बुनियाद जिद्दत तराजी पर है। इस जिद्दत तराजी में जिद्दत तखय्युल, जिद्दत इस्तिआरात, जिद्दत तस्बीहात, जिद्दत मुहाकात और जिद्दत अल्फाज सब आ जाते हैं। आल अहमद सुरूर ने बात कही है। गालिब फेमस है, गालिब की पहचान है। गालिब की पहचान क्या है, जिद्दत तराजी। गालिब की पहचान क्या है, जिद्दत तराजी। गालिब ने जो कहा है बिल्कुल नए ढंग से, नए तरीके से और नए सेमेंट्री में सही नई तरीके से कहा है। जिद्दत गालिब की पहचान है। उम्मीद करता हूं गालिब से रिगार्डिंग एक भी टॉपिक, एक भी लाइन, एक भी बात नहीं है जो आपके रह गई होगी। गालिब से इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे इतना याद कैसे रहेगा, तो मैंने आपको बताया है ज्यादा याद नहीं रखना है। एक हालात जिंदगी वाला टॉपिक सेट रखना है, एक इनकी अहम तसानीफ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी चीजें आप सुनने समझने की बातें हैं। अकवाल में 2-3 कॉल है जो याद रखना है। खुतूत निगारी में बस 3 नाम याद रखने हैं, उदय हिंदी, उर्दू मुअल्ला और मकातिब गालिब, 3 नाम याद रखने हैं। बाकी चीजों को नहीं भी पढ़े तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 टॉपिक को पढ़ना आसान है। काफी सारा लंबा टॉपिक हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए शायर के साथ, फिर किसी नए शायर की समान हयात के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।